हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अलका और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जियोग्राफी एनसीईआरटी पर हैं हम और ये हमारा चैप्टर 7 है। हमने आधा चैप्टर 7 कंप्लीट किया था। जो बचा हुआ चैप्टर है वो हम अब कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं आगे हमें क्या इम्पोर्टेंट मिलता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए और वीडियो अगर पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है और आपको लगता है कि इससे आपके एग्ज़ाम में थोड़ी भी हेल्प हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मुझे भी इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे और भी अच्छे इनिशिएटिव लेके आऊँगी। देखिए, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, बट हाँ, मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया है, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि प्रिपरेशन के दौरान हमें क्या परेशानियाँ आती हैं, हमें कहाँ-कहाँ, कैसी-कैसी बाधाएँ आती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो जो भी प्रॉब्लम्स आपकी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँ और कुछ न कुछ नया इनिशिएटिव मैं लेके आऊँगी आगे। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करिए। ये मेरे लिए भी काफ़ी मोटिवेटेड रहेगा ताकि मैं अपनी पढ़ाई के साथ-साथ वीडियोज़ को भी लाती रहूँ, जिससे आपको भी हेल्प मिले। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हुए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमने आधा चैप्टर कंप्लीट किया था, हमें पढ़ना है सड़क मार्ग से। तो हम देखते हैं कि सड़क मार्ग का क्या-क्या मतलब इसके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं आगे। कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं। तो जैसे कम दूरी की यातायात अगर है, जैसे कि आपको पता है कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस अगर तय करना होता है तो लोग एरोप्लेन फ़्लाइट वगैरह से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं। पर हाँ, अगर उनकी दूरी थोड़ी कम हो तो वो सड़क का उपयोग ज़्यादा करते हैं। अब यहाँ पे सड़कों के बारे में बताया जा रहा है कि सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती हैं। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने देखा होगा पक्की सड़कों को, कच्ची सड़कों को। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पक्की सड़कें क्या होती हैं, कच्ची सड़कें क्या होती हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये सब। और ये एक हमारे एनसीईआरटी का चैप्टर, इसलिए इसको कंप्लीट करना ज़रूरी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ, चैप्टर है, कंप्लीट करना है और हो सकता है कि यहाँ से कुछ भी इम्पोर्टेंट निकल सके। तो बिना किसी चैप्टर को स्किप किए, बिना किसी लाइन को स्किप किए हम इसे पूरा पढ़ रहे हैं, पूरा कवर कर रहे हैं, ताकि जिसको भी एनसीईआरटी बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट करना है, उसको यहाँ से उसकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो सके। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। तो देखिए, हमें एक यहाँ फैक्ट मिला कि विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग में से एक है क्या, हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मनाली लेह राजमार्ग। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग सबवे कहते हैं। तो सबवे क्या है, हमने कई बार सुना है, सबवे वगैरह देखा भी होगा आपने। तो जो भूमिगत सड़कों पर भूमिगत मार्ग होता है उसको सबवे कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। देखिए, आप एग्ज़ाम दे या ना दे, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या ना हो, पर एक नागरिक होने के नाते आपको पता होना चाहिए। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सड़क के जो रूल होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं और जो भी सड़कें होती हैं उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए इमेज दिया गया है पक्की सड़क का और कच्ची सड़क का। तो बहुत बेसिक चीज़ है, आपको पता होगा कि पक्की सड़कें कच्ची सड़कों में क्या फ़र्क होता है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम रेल मार्ग के बारे में देखेंगे, पर उससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। जाइनिंग से ल्हासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। तो ये कौन सी मतलब रेलगाड़ी है? जाइनिंग से ल्हासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है, तो ध्यान रखिएगा आप इसको। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान का ढोने का कार्य होता है। आपको पता ही है
वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। तो आपको पता है कि ऐसी जगहों पे, पहाड़ी क्षेत्रों पे जो रेल मार्ग है बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल होता है, और वहाँ पे काफ़ी सारे रिस्क भी होते हैं, पर फिर भी कुछ संख्या में बनाए गए हैं जहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवहन का साधन आपको पता है कि हर एक जगह इम्पोर्टेंट है। परिवहन के बिना बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं। परिवहन बहुत हमारे इकोनॉमी के लिए, सोशल लाइफ के लिए, हर एक चीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी जगहों पे भी बनाना पड़ेगा। देखिए, यहाँ समझाने जैसा कोई ऐसा बहुत ख़ास चीज़ नहीं है, इसलिए मैं इसको पढ़ती चल रही हूँ। चैप्टर है तो हमें कंप्लीट करना है, तो आप समझिएगा इस बात को कि इसमें समझाने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको पढ़ रही हूँ, आप बस सुनते चलिए और उसको समझते चलिए। भारतीय रेलमार्गों का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय रेलमार्गों का जाल बहुत विकसित है, मतलब भारतीय रेलमार्ग जो है वो बहुत विकसित है और एशिया में सबसे बड़ा है। मतलब एशिया में रेल मार्ग अगर सबसे ज़्यादा है तो वो भारत में है। अब हम यहाँ देख लेते हैं मैप के दौरान, मतलब मैप के थ्रू। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है ये। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिम रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। तो ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो हमें बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग आप देख रहे हैं यहाँ मैप में, ये सेंट पीटर्सबर्ग से होकर ये देखिए इस तरह से जा रहा है। कितने सारे रूट को क्रॉस करते हुए कहाँ कहाँ से जा रहा है, और ये देखिए यहाँ पे आते हुए ऐसे ये यहाँ पे आया है व्लादिवोस्टोक, ये प्रशांत महासागर के तट पर है। तो ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। मैप के द्वारा भी आपको बताया जा रहा है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा और इसका रूट आप देख लीजिए कैसा है। अब हम जल मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। हमने अभी तक सड़क मार्ग में पढ़ा था। सड़क मार्ग में देखिए हमारा रेल मार्ग आ जाता है और सड़कों पे चढ़ने वाली चीज़ें आ जाती हैं। अब हम जल मार्ग देखेंगे। आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। तो हमने पढ़ा था कि पहले जब रेलगाड़ी, बसेस, ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी तो लोग समुद्री यात्रा किया करते थे। तो समुद्री यात्रा क्या है? जल मार्ग ही तो है। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। तो जैसे कि बहुत बड़े सामान हैं और बहुत अधिक सामान है, तो इनको ढोने का सबसे सस्ता साधन क्या होता है? जल मार्ग होता है। मतलब नाव वगैरह, शिप वगैरह से ये अच्छा होता है, सस्ता पड़ता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मेरी तबीयत अभी तक बहुत अच्छी नहीं हुई है, पर बहुत लंबे समय तक पढ़ाई को या वीडियो को स्किप नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो जैसे जैसे भी मुझे लगता है कन्वीनियंट, मैं अपनी पढ़ाई और आप वीडियोस को लाती रहूँगी। देखते हैं कब तक आराम होता है। तो हम यहाँ देख रहे थे कि जो जलमार्ग होता है वो दो प्रकार के हैं, एक अंतर्देशीय जलमार्ग है और एक समुद्री मार्ग। नावें, नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। तो जो नावें, नदियों, झीलों का उपयोग, जैसे नदी और झील हैं, इनका उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। मतलब देश के अंदर, एक ही देश के अंदर यहाँ से वहाँ जाना हुआ तो। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं: गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील। तो यहाँ देखिए नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और भारत के बारे में बताया गया है, जहाँ का एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग बताया गया। जैसे कभी आप जलमार्ग के बारे में आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप वहाँ पे अंतर्देशीय जलमार्ग के एग्जाम्पल में आप डाल सकते हैं कि भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तर अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी का जो जलमार्ग है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हमें काम करेगा। और बिलीव मानिए कि एनसीईआरटी से लिए हुए जो एग्जाम्पल होते हैं वो एग्ज़ाम में बहुत इफेक्टिव होते हैं।
क्योंकि एनसीईआरटी ऐसा बुक है जो हर किसी को अवेलेबल है। तो अगर आप यहाँ से चीज़ों को लेके डालते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है उसको। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। पत्तन आप जानते होंगे। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन हैं। एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजिल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। क्या आप विश्व में के कुछ और पत्तनों के भी नाम बता सकते हैं? तो ये सारे पत्तन हैं जो आप ध्यान रखिएगा। वैसे ये सारे पत्तन नहीं हैं, बहुत सारे पत्तन होते हैं। ये यहाँ पे जो इमेज दिया गया है अंतर्देशीय जलमार्ग है ये। अब हम वायु मार्ग को देख लेते हैं। देखिए क्लास 7 की एनसीईआरटी है तो बहुत डिटेल में हर एक चीज़ नहीं रहेगी। हाँ, बेसिक चीज़ें हैं, पहले बेसिक से देखते हैं फिर आगे चल के हम देखते हैं डिटेल में। यहाँ देखिए हेलीकॉप्टर का आपको इमेज दिखाया जा रहा है। वायु मार्ग का ये मतलब आपको पता है कि वायु मार्ग में हेलीकॉप्टर, प्लेन्स वगैरह यही सब आएंगे। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। तो सबसे महंगा साधन वायु मार्ग वाला होता है और सबसे सस्ता जल मार्ग वाला। वायु जल मार्ग या रेल मार्ग। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि वायु मार्ग का जो साधन होता है ये चाहे कैसी भी स्थिति हो और चाहे कहीं भी जाना हो, वहाँ पे आपका रेल मार्ग हो या ना हो, सड़क मार्ग हो या ना हो, वहाँ पे वायु मार्ग से पहुँचा जा सकता है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है। तो आपको पता है कि जब भी कहीं डिजास्टर आता है, आपदा आती है, तो वहाँ पे जैसे कि जो साधन है, जो कनेक्टिविटी है वो टूट जाती है, वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि डिजास्टर में सड़कें भी तो क्षतिग्रस्त होती हैं, रेल मार्ग भी क्षतिग्रस्त होते हैं। तो वहाँ पे रेलगाड़ियों से या सड़कों के माध्यम से नहीं पहुँचा जा सकता है। तो वहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों को खाना, कपड़ा, दवाएं आदि सारी सुविधाएं पहुँचानी भी ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना उनको बहुत परेशानी हो सकती है। तो ये इन सारी चीज़ों के लिए वायु मार्ग जो है बेस्ट ऑप्शन है कि अगर सड़कें ना हो, रेल मार्ग ना हो, तो भी वहाँ वायुयान के द्वारा पहुँचाया जा सकता है उपयोगी सामानों को, जैसे दवाई हुए, खाना हुआ, कपड़े हुए, जो भी इसेंशियल चीज़ें होती हैं। और जैसे कहीं फंसे हुए हैं लोग किसी जगह पे, तो वहाँ से उनको निकालने में भी काफ़ी मदद मिलती है इन सब चीज़ों से। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन हैं। तो अब इम्पॉर्टेंट हवाई पत्तन कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा में। ये सारे नहीं हैं, कुछ इम्पोर्टेंट के ही नाम दिए गए हैं। अब हम संचार को देख लेते हैं। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। जो बेसिक सी बात है, पता है हमें। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। तो 7.10 का इमेज जो है संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। हम देखेंगे आगे। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। देखिए 7.10 ये संचार का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इमेज है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। आपको पता है कि आजकल फ़ोन वगैरह है। जब हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस वक्त संचार का साधन न होने के कारण और अच्छी न होने के कारण, संचार का साधन नहीं था उस वक्त, इंसान एक दूसरे को या तो खत लिख लिया करते थे या तो एक दूसरे को खुद जाके संदेशा देते थे।
तो संचार का साधन न होने के कारण 1857 की जो क्रांति है वो विफल हो गई। नहीं तो हमारा देश शायद 1857 की क्रांति के बाद ही आज़ाद हो गया होता, अगर उस वक्त संचार का साधन उपलब्ध होता और सारे जगहों पर जो क्रांति है, जो आंदोलन है, एक साथ शुरू होता, तो हमारा देश 1947 तक गुलाम नहीं बना रहता। तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल था, संचार के साधन का ना होना, लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का ना हो पाना हमारे लिए एक लूप होल था, इसलिए हम इतना पीछे रह गए बाकियों से। वैसे तो देखा जाए हमने काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ किया है और बाकियों डेवलप्ड कंट्री के बराबरी में आने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। पर अगर 1857 में हम आज़ाद हुए होते, उसकी क्रांति के बाद अगर हम आज़ाद हो गए होते, तो शायद आज हम डेवलप्ड कंट्री में होते। खैर कोई बात नहीं। इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेल्यूलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। आपको पता है इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा सा यही है कि संचार का जो सुविधा डेवलप हुई है और इतनी इजी हो गई है कि आज देश के किसी भी कोने में रहिए या विदेश में ही क्यों ना रहिए, आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। और ये एक सुविधा हमारे देश के लिए या किसी भी देश के लिए, जो कनेक्टिविटी का साधन अच्छा हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। ये देखिए ये प्रमुख समुद्री और हवाई पत्तन के बारे में बताया जा रहा है। जो रेड कलर का है वो वायु मार्ग वाला है, जो ये रेड कलर से दिखाया जा रहा है कनेक्टिविटी, ये वायु मार्ग का है। और जो ये डॉट डॉट ब्लू कलर में दिखाया जा रहा है ये जल मार्ग का है। तो आप देख सकते हैं कि कनेक्टिविटी कैसे कहाँ तक है। वायु मार्ग की कनेक्टिविटी भी आप समझ सकते हैं रेड कलर से जो दिखाया जा रहा है, और ब्लू कलर से जो डॉट डॉट करके दिखाया जा रहा है वो जल मार्ग की कनेक्टिविटी भी आप देख सकते हैं कि पूरे देश में किस तरीके से फैली हुई है। ये जो कनेक्टिविटी है ये बहुत ज़रूरी है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि आप एक ही जगह रह के कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। तो ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए आपको बढ़ना ही पड़ता है आगे, और उसके लिए हमें कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है, जो आपको यहाँ पे मैप में बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। आगे देखते हैं। तो हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर पसंद आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। देखिए यहाँ से हमको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो नहीं मिली हैं, पर चैप्टर था तो हमें पढ़ना है। हम कोई भी चैप्टर ऐसे स्किप नहीं कर सकते हैं, हमें सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना ही है। और मुझे एक कमेंट आया था कि एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट कराने के लिए। देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट करा सकती हूँ, पर आप समझिए कि वो काफ़ी लंबा हो जाता है चैप्टर, और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम 8th क्लास की NCERT पे जाएंगे, 9th क्लास की, तो वो उसके चैप्टर्स काफ़ी लंबे होते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ कोरम पूरा नहीं करना है कि हमने चैप्टर ऐसे वर्बली पढ़ दिया और हो गया। हमें उसको समझाना है, बताना है कि हाँ इम्पॉर्टेंट क्या है, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें बतानी है। तो इस तरह से क्या होता है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैं भी इस चीज़ को समझती हूँ कि अगर एक वीडियो में एक चैप्टर हो तो हमें काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है, पर आप भी समझने की कोशिश करिए कि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, जो हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए सही नहीं है। तो अगर 2 वीडियो आप देख सकते हैं तो अच्छी बात है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वीडियो छोटे छोटे हैं, आप उसको आराम से देख सकते हैं, और मैंने सीक्वेंस में ही दिया है, प्लेलिस्ट भी बनाया है, आप प्लेलिस्ट भी चेक करिए तो आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और अगर छोटा चैप्टर रहा तो मैं कोशिश करूँगी कि एक वीडियो में उसको समराइज़ कर दूँ,
पर बड़े चैप्टर रहेंगे तो फिर थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम है उसकी। बाकी आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, बताइए। और जो भी इश्यूज़ हैं वो बता सकते हैं आप हमको, हम कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे आपको, या वीडियो के माध्यम से भी आंसर कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और इस समय तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।